बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने किंगडम एनिमिलिया को स्टार्ट किया था। चैप्टर था डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स, जिसमें हमने एनिमल्स के बारे में डिटेल से बात की थी और फिर हमने जो क्लासिफिकेशन के बात की थी, जिस बेसिस पर हमारे साथ क्लासिफिकेशन हुई थी, उसमें हमारे साथ आ रहा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी, सिमेट्री थी, सीलोम था, रेस्पायरेशन थी, रिप्रोडक्शन थी, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स थी और उसकी एनाटमी थी और उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर थी। उस पर बात हमने की थी और उसके बेसिस पर हमने फिर फाइलम्स की बात की थी कि हमारे साथ डिफरेंट फाइलम्स क्लासिफाइड हुए हैं। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। उन फाइलम को नंबर वाइज हमने पढ़ना है और उसको आपने नोट भी करना है और उनकी नोट्स भी बनानी है। रिमेंबर दैट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप क्लासिफिकेशन के ये 10 पॉइंट्स याद रखें और इसी 10 पॉइंट्स के बेस पर आपने तमाम फाइलम के जितनी भी डिफरेंशिएशन है एक से दूसरे के फाइलम से, तो आपने आसानी से याद करनी है। ठीक है, सो काइंडली अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपने फर्स्ट वही लेक्चर देखना है और उसके वो 10 मेन पॉइंट्स जो हैं, वो जो 10 क्लासिफिकेशन बेसिस पर जो पॉइंट हैं उनको आपने नोट कर लेना है। ठीक है, इसी तरह आपने हर फाइलम के वही 10 पॉइंट्स सिर्फ लिखने हैं और उसके सामने आपने उसकी डिफरेंशिएशन करनी है। उसके बेस पर आपके साथ जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट फाइलम हमारे साथ हैं जो कि प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, दैट इज़ नोन एज फाइलम पोरेफ्रा। ठीक है, फाइलम पोरेफ्रा का जो लैटिन वर्ड नेम है, लैटिन वर्ड पोरस और फेरा से निकला हुआ है। फोरस का मतलब है माइन्यूट या टिनी होल्स। ठीक है, या हम कहते हैं कि हमारे साथ वो स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर जिसकी ओपनिंग हुई होती है, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ वो कांटेक्ट करती हैं इंटरनल बॉडी के साथ। ठीक है, और फेरा का मतलब क्या हुआ, टू बियर, ऐसी बॉडी जिसमें हमारे साथ पोर्स मौजूद हों जो कि इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट करें या कम्युनिकेट करें। ठीक है, सो हमारे साथ फाइलम पोरेफ्रा वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स जिसमें पोर्स मौजूद हों, या हम इस तरह कह सकते हैं कि वो बॉडी जिसमें पोर्स मौजूद हों, या हम उसे पोर बियरिंग बॉडीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, पोर बियरर्स भी कह सकते हैं, कॉमनली नोन एज स्पंजीज। ठीक है, अब हम इसे स्पंज क्यों कहते हैं, आपने देखा होगा कि हम जो स्पंज यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पोर्स मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है। ठीक है, इजीली हम दूसरी बात करते हैं हैबिट और हैबिटेट की। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने इसी हैबिट और हैबिटेट पर बात की थी कि क्लासिफिकेशन के बेसिस में ये भी आ रहा था कि हैबिट और हैबिटेट उसका क्या होगा। सो एक्वेटिक हैं। ठीक है, एक्वेटिक हमारे साथ फिर दो किस्म के होते हैं, एक हमारे साथ मेरीन एक वाटर होती है और एक फ्रेश वाटर होती है। मेरीन वाटर में हम देख लें तो ज़्यादातर फाइलम पोरेफ्रा जो होती हैं वो मेरीन वाटर में रहती हैं, यानी समंदरों में रहती हैं। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो उसमें हमारे साथ एक ही स्पीशी आती है एंड दैट इज़ नोन एज स्पोंजीला। ठीक है, जो हमारे कोर्स में इंक्लूड है। दूसरी अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारे साथ सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब क्या होता है कि ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सो दैट्स वाई दे आर अटैच विद द सबस्ट्रेटम। ठीक है, ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। अब सबस्ट्रेटम क्या है, सबस्ट्रेटम सॉइल भी हो सकता है, रॉक्स भी हो सकते हैं, कोई अदर प्लांट्स भी हो सकती हैं। सबस्ट्रेटम डिफरेंट हो सकती हैं, किसी भी जगह पर ये फिक्स्ड अटैच होती हैं। सो हम कहते हैं कि इसकी जो मूवमेंट है वो नहीं होती, दैट्स वाई दे आर सिसाइल। दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखना है कि इसकी सिमेट्री देखनी है कि आया हमारे साथ डिवाइड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। सो अगर आप स्पंजीज की स्ट्रक्चर को देख लें तो यह आपके साथ किसी भी तरीके से इक्वली डिवाइड नहीं होता। अगर इक्वली डिवाइड नहीं होता इट्स मीन ये हमारे साथ क्या है, एसिमेट्रिकल है, इसमें सिमेट्री नहीं हो सकती। दूसरी हमारे साथ पॉइंट क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आइदर यहाँ पर सेल्स मौजूद हैं, टिश्यूज़ मौजूद हैं, या ऑर्गन्स मौजूद हैं, या ऑर्गन सिस्टम मौजूद है। अगर ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऑर्गन नहीं है, टिश्यूज़ नहीं है, इट्स मीन दे हैव अ सेलुलर एग्रीगेशन। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे साथ सेलुलर एग्रीगेट मौजूद है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे साथ मास ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, बॉडी क्या है, बॉडी में हम देखते हैं कि शेप, साइज़ और सरफेस की बात करते हैं। तो देखिए शेप की अगर हम बात देखें तो ये वेज शेप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, वेज शेप का स्ट्रक्चर है। दूसरी हम बात करते हैं कि इसमें ब्रांचिंग हुई होती है। तो शेप में हमने क्या बात की, ब्रांचिंग एंड वेज शेप। दूसरी बात हमारे साथ साइज़ की आती है, तो कुछ मिलीमीटर से लेकर हमारे साथ सेवरल मीटर्स में भी इनकी स्पीशीज़ मौजूद हैं, इनकी साइजेस डिफरेंट हो सकती हैं।
सरफेस की बात करें तो सरफेस को अगर आप देख लें तो इसमें हमारे साथ पोर्स मौजूद होते हैं, इसलिए हमने इसके लिए बात की थी कि दे आर नोन एज पोर बियरर बॉडीज। ठीक है, इसमें पोर्स मौजूद होते हैं। तो हमारे साथ सरफेस क्या है, टिनी पोर से बने हुए होते हैं और इस पोर्स को हम ऑस्टियम कहते हैं या ऑस्टियन कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि इसमें अंदर हमारे साथ केविटी मौजूद होती है एंड दैट केविटी इज नोन एज स्पॉन्जियोसील केविटी। ठीक है, स्पॉन्जियोसील केविटी। स्पॉन्जियोसील केविटी हमारे साथ वो केविटी नहीं है जिस तरह हम सीलोम की बात करते हैं। ठीक है, वो हमारे साथ जर्म लेयर में बनी होती है, लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सील की, तो ये हमारे साथ वो केविटी है जो कि एक्सटर्नल बॉडी को इंटरनल बॉडी से कनेक्ट करता है, या इंटर हमारे साथ कोई होल केविटी मौजूद होती है, दैट इज नोन एज स्पॉन्जियोसील। ठीक है, इंटरनल केविटी। कैनाल्स की अगर हम बात करें, सो इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि आउटसाइड के साथ कनेक्ट होती हैं, वो हमारे साथ थ्रू कैनाल्स कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर हमने बात करनी है इसकी डिटेल से। वो हमारे साथ कैनाल्स के ज़रिए, या हम कहते हैं कुछ नालियों के ज़रिए, कुछ पाइप्स के ज़रिए से अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक चैम्बर्स बनाती हैं। क्योंकि एक देखें, अगर एक पोर अंदर की तरफ आ रहा है तो दूसरा पोर भी अंदर की तरफ आ रहा है। इसी तरह हमारे साथ दूसरा पोर यहाँ पर हो गया, तीसरा पोर यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इसने चेम्बर्स बनाए हुए होते हैं, इसने खाने बनाए हुए होते हैं। दैट चेम्बर्स आर नोन एज कोइनोसाइट्स चेम्बर्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं फिर, कोइनोसाइट्स चेम्बर्स कहते हैं। देख लें, कैनाल्स लीड टू स्मॉल चेम्बर्स। एक कैनाल दूसरा कैनाल अगर इस तरह हम देख लें, नंबर ऑफ कैनाल्स आर प्रेजेंट देयर, तो एक कैनाल और दूसरे कैनाल के दरमियान कुछ सेल्स मौजूद होती हैं जो कि एक खाने की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। दैट सेल्स आर क्लस्टर ऑफ सेल्स, और हम कहते हैं कि लेयर्स ऑफ सेल्स आर नोन एज चैम्बर्स। फिर उसे हम चैम्बर्स कहते हैं, या फिर उसे हम कोइनोसाइट्स चैम्बर्स भी कहते हैं। ठीक है, कोइनोसाइट्स चैम्बर्स। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि हमारे साथ जो सेल के लेयर्स हैं वो कितनी हैं। सो 3 लेयर्स हमारे साथ मौजूद होती हैं। आउटर लेयर जो है उसको हम पेनाकोडर्म कहते हैं, इनर लेयर उसको हम कोइनोडर्म कहते हैं, और जो मिडल लेयर है उसको हम मीजोहेल कहते हैं। ओके, दूसरी हम बात करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम की। अगर हम सेल लेयर को देख लें, इसी स्पंजी के हम एनाटॉमी को देख लें और फिजियोलॉजी को, तो देख लें यहाँ पर यह हमारे साथ एक्सटर्नल व्यू है। एक्सटर्नल व्यू इस तरह आएगा। ठीक है, इंटरनली अगर हम इसको देख लें तो देखें इसमें हमारे साथ एक्सटर्नल जो लेयर मौजूद होता है उसको हम पेनाकोडर्म कहते हैं। ठीक है, जिसे हम कवरिंग लेयर भी कहते हैं, जिसने कवर किया होता है पूरे पेरिफेरा को, या हम कहते हैं कि पेरिफेरल एनिमल्स को। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इस लेयर में हमारे साथ पोर्स मौजूद होती हैं, इसीलिए हम इसे बियरिंग पोरल लेयर भी कहते हैं। ठीक है, या इसको कवरिंग लेयर विच बियर्स पोर्स। ठीक है, दूसरा उसके बाद जो हमारे साथ लेयर आता है, जो आपको खाली एरिया नजर आ रहा है, दैट इज नोन एज मिडल लेयर। और मिडल लेयर को हम क्या कहते हैं, मीजोहेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मीजोहेल, या हम मीजनकाइमा कहते हैं। ओके, आफ्टर दैट आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा होगा, ब्रॉड कलर दिया हुआ है, दैट इज नोन एज कोइनोडर्म। ठीक है, सो ये 3 लेयर्स हमारे साथ सेल्स के मौजूद होती हैं। ओके, आफ्टर दैट अगर हम देख लें, इन साइड पर हमारे साथ केविटी मौजूद है, एक खाली स्पेस मौजूद है, दैट इज नोन एज स्पॉन्जियोसील। इस केविटी को हम स्पॉन्जियोसील कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जो मैंने चैम्बर्स की बात की, देखें यहाँ पर जो एक कैनाल बना हुआ है, ये दूसरा कैनाल, इसके दरमियान जो एरिया आ रहा है इसको हम चैम्बर्स कहते हैं, यानी एक खाने शेप का स्ट्रक्चर बना होता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज चैम्बर। ठीक है, इसलिए हम इसको चैम्बर कहते हैं। और इसी चैम्बर को कोइनोसाइट चैम्बर भी कहते हैं। क्यों इसको कहते हैं, बिकॉज दे हैव अटैचमेंट ऑफ कोइनोसाइट सेल्स। ये सेल्स जिसे हम रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है, दैट इज नोन एज कोइनोसाइट सेल्स। ठीक है, इस वन साइड पे मैंने ये बनाया हुआ है इसीलिए, ताकि एक साइड पर मैं आपको डायग्राम समझा सकूं। ठीक है, इसीलिए ये वाले सेल्स यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। सो दैट सेल्स विच इज प्रेजेंट एट बोथ साइड, दैट्स व्हाई दिस चैम्बर आर नोन एज कोइनोसाइट्स चैम्बर्स। ठीक है, इसलिए हम इसको कोइनोसाइट्स चैम्बर्स कहते हैं। इसी चैम्बर्स में हमारे साथ 2 और स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जो कि हमारे साथ फाइबर्स की बनी होती हैं। दैट वन इज नोन एज स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, क्योंकि स्पॉन्जिस में है इसलिए इसको स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। और दूसरा ये जो वाई शेप का स्ट्रक्चर है, या हम कहते हैं एक कांटे स्ट्रक्चर होता है, आपने कंडतार देखा होगा, उसमें जो कांटे लगे होते हैं वो वाई फॉर्क में लगे होते हैं या एक्स फॉर्क में, दैट इज नोन एज स्पिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि स्पॉन्जिस में जो स्केलेटन है, या जो इसकी एरेक्शन कर रहा है, या जो ये बिल्कुल सीधा ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है, और ये एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा होता, अटैचमेंट तो इसकी सबस्ट्रेटम के साथ होती है, लेकिन इसकी जो एरेक्ट बॉडी इसकी बनी हुई होती है, तो ये
स्केलेटन की वजह से है, और वो स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल से बना होता है। ओके, आफ्टर दैट हम बात करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम की। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम क्या करता है? वाटर कैनाल सिस्टम जो कि यहाँ से वाटर आ रही होती है, ठीक है, इसमें कोई भी माउथ वगैरह ये नहीं है, ठीक है, एनस वगैरह इसमें नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर जो कैनाल्स बने हुए होते हैं ऑस्टिया के ज़रिए से वो डायरेक्टली स्पॉन्जियोसील में आती हैं, और उसी वाटर के ज़रिए से जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, यानी वाटर में या मेरीन वाटर में जितनी न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो डायरेक्टली इनसाइड द बॉडी आ जाती हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम में जितनी भी मूवमेंट आ गई है, ठीक है, वाटर आ गई है, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब आ गई हैं, उससे जो फूड होता है वो ये खा लेते हैं। ठीक है, कौन खाता है? कॉइनोसाइट सेल्स खाते हैं। उस किस तरीके से खाते हैं वो भी पढ़ते हैं आगे। रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो रिस्पायरेशन भी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर लेते हैं। एक्सक्रीशन, यहाँ से जितनी भी मटेरियल का जब वो यूज़ करता है, न्यूट्रिशन यानी जो फूड लेता है, लाजमी बात है उसकी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगी, वो वेस्ट प्रोडक्ट भी खारिज कर लेते हैं और उसी स्पॉन्जियोसील में फिर ये आउटसाइड जाते हैं, वो भी बात करते हैं कि किस तरह जाती हैं। रिप्रोडक्शन, यस रिप्रोडक्शन भी होती है, क्योंकि इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो हमारे साथ हार्माप्रोडाइट हैं। ठीक है, हार्माप्रोडाइट क्या होता है? हार्माप्रोडाइट होते हैं जिसमें बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म में या एक ही एनिमल में दोनों प्रेजेंट होती हैं, और जब दोनों प्रेजेंट होती हैं तो यही वाटर कैनाल सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह वाटर के जरिए से वो स्पर्म एक के पास जाती हैं। ठीक है, स्केलेटल, इसका हमने बात की, स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल से बना होता है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि जो हमारे साथ डाइजेशन होती है वो इंट्रासेल्युलर होती है। देखिए, डाइजेशन हमने बात की थी क्लासिफिकेशन में कि हमारे साथ दो किस्म के डाइजेशन होती है, एक को हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर और एक को हम कहते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर क्या हो गया कि एक सेल है, वो उसी में अंदर न्यूट्रिएंट्स चले जाती हैं और वो ही न्यूट्रिएंट्स खा लेती हैं और उससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ जाती हैं। दैट्स वन इज नोन एज इंट्रासेल्युलर। एक्स्ट्रासेल्युलर क्या होता है? फॉर एग्जांपल जो हमारे साथ स्टमक है, स्टमक में फूड आ जाती है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है और उस पर एंजाइम्स यानी एंजाइम्स हैं या जूसेस हैं जितनी भी हैं वो अंदर स्टमक के चली जाती हैं। ठीक है, उसी सेक लाइक स्ट्रक्चर में, और वहाँ पर डाइजेशन वगैरह हो जाती है, उसको हम एक्स्ट्रासेल्युलर कहते हैं। जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेल्युलर है। यहाँ पर सेल्स, एवरी वन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन डाइजेशन। ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, वो भूखा है तो जाए भाईजान अपने लिए किचन से अपना खुराक लें और खा लें। ठीक है, किस जरिए से होती है? कॉइनोसाइट से और मीजोहेल सेल्स के जरिए से। देखिए, अब कॉइनोसाइट सेल्स की हमारी साथ बात आ गई है। ठीक है, देख लिया यहाँ पर जो हमारे रेड कलर का मैंने बनाया हुआ है दैट इज नोन एज कॉइनोसाइट सेल्स। इसको मैंने एनलार्ज किया हुआ है, जूम इन किया हुआ है, तो यहाँ पर देख लें दैट ड्रम या एक मटके शेप का जो स्ट्रक्चर हमारे साथ मौजूद है दैट इज नोन एज कॉइनोसाइट सेल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉइनोसाइट। कॉइनोसाइट का यहाँ पर एक अपर रीजन होता है दैट इज नोन एज कॉलर रीजन। ठीक है, इसी कॉलर रीजन और कॉइनोसाइट से एक फ्लैजेलम या हम बात करते हैं कि एक वेब लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है दैट इज नोन एज फ्लैजेलम। ठीक है, अब क्या होता है, इसी के साथ हम कहते हैं कि जो चैम्बर्स हैं उसमें हमारे साथ अमीबोसाइट सेल्स मौजूद होती हैं, आल्सो नोन एज आर्कियोसाइट्स। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आप याद रखें ये सब कुछ, अमीबोसाइट्स और आर्कियोसाइट्स। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। अब ये कॉइनोसाइट्स डाइजेशन में काम क्या करती हैं? देखिए बेटा, यहाँ पर जब वाटर आती है और उसके साथ न्यूट्रिएंट्स आ जाती हैं, यहाँ पर देखें वाटर आ गई है, इसके साथ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर देयर विच कम इनसाइड द स्पॉन्जियोसील आ गई है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यही स्पॉन्जियोसील विप लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजेलम के जरिए से इस फूड को अपने पास ले आते हैं। ठीक है, वाटर की मूवमेंट होती है, फ्लैजेलम जिस तरह भी ये मूव करता है वाटर की मूवमेंट होती रहती है, न्यूट्रिएंट्स इसके पास आ गई, एक मैकेनिज्म के जरिए से कॉइनोसाइट्स के साथ ये अटैच हो जाती हैं और एक मैकेनिज्म चलता है जिसको हम पेगोसाइटोसिस कहते हैं। पेगोसाइटोसिस के जरिए से फूड इनसाइड इंजेस्ट हो जाती है। ठीक है, एनगल्फ कर लेते हैं, इसको इनसाइड ले आते हैं और उसकी जितनी भी ब्रेकडाउन होती है वो न्यूट्रिशन की ब्रेकडाउन हो जाती है। आफ्टर ब्रेकडाउन वेस्ट मटेरियल फिर हमारे साथ एक्सोसाइटोसिस के जरिए से बाहर आ जाती है स्पॉन्जियोसील में। ठीक है, ये हमारे साथ हो गई डाइजेशन। ओके, देयर इज नो एनस एंड देयर इज नो माउथ। ओके, सर्कुलेशन क्या होती है? सर्कुलेशन के लिए हमारे साथ अमीबोसाइट सेल्स मौजूद होती हैं और मीजोहेल सेल्स मौजूद होती हैं। रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन किस तरह होती हैं? रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन, there is no expiratory system, there is no excretory system, they have only cellular aggregation। पहले ही बात हम कर चुके हैं। सो इसकी जो रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन है वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से होती है, वो सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से होती है। आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन की बात करें तो हर्माप्रोडाइट है। हर्माप्रोडाइट किसे कहते हैं? जिसमें बोथ सेक्सेस आर इन वन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बोथ सेक्सेस आर इन वन ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन
लाजमी बात है, जब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों मौजूद हैं तो इंटरनली होगी और क्रॉस भी हो सकती है। डेवलपमेंट इसकी क्या है, डेवलपमेंट इनडायरेक्टली है। डेवलपमेंट भी हमने दो बात की थी, याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट लेक्चर को लाजमी देख लें ताकि आप इन टर्म्स को समझें, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्टली है लार्वल, इट्स मीन कि इसमें लार्वा आएगा, उस लार्वा का नाम क्या है, एम्फीब्लास्टूला पेरेन्काइनूला, ठीक है। जो हमारे साथ पोरेफ्रा में जो लार्वा डेवलप हो रहा है और उसके बाद फिर डेवलपमेंट होगी, नेक्स्ट डेवलपमेंट। सो फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ लार्वा इज नोन एज एम्फीब्लास्टूला पेरेन्काइनूला। एसेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस हो सकते हैं फ्रेगमेंटेशन के जरिए से। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप पोरेफ्रा को काट लें, ठीक है, या एक्सीडेंटली भी कट जाए तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी बॉडी दोबारा बना सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इसमें रीजनरेशन का फिनोमेना भी मौजूद है। इंटरनल बडिंग, ठीक है। अब इंटरनल बडिंग क्या होती है, देखिए बेटा, यहाँ पर इंटरनली बडिंग, यहाँ पर हमारे साथ फॉर एग्जांपल एट दिस एरिया इंटरनली बडिंग हो जाती है लाइक दैट, ठीक है। और इंटरनली बडिंग के ज़रिए से ये एक, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर जूम इन कर लेता हूँ, एक मटका शेप स्ट्रक्चर बना लेती है, ठीक है, लाइक दैट, एंड दैट इज नोन एज जीम्यूल्स। इसको हम क्या कहते हैं, जीम्यूल्स, ठीक है बेटा। जीम्यूल्स में क्या होता है, यहाँ पर हमारे साथ सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, सेल्स ग्रोथ करने लग जाते हैं, और इन सेल्स में क्या होती है, दैट सेल्स आर टूटीपोटेंट, ठीक है, टूटीपोटेंट सेल्स। टूटीपोटेंट सेल्स क्या होती हैं, टूटीपोटेंट सेल्स वो सेल्स होती हैं, आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा टूटीपोटेंसी, कि प्लांट सेल में ये एबिलिटी होती है कि एक सेल अगर आप उठा लें तो वो पूरी प्लांट बॉडी बना लेती हैं। इसी तरह इनमें जो इंटरनल बडिंग होती है उसमें एक जिम्यूल स्ट्रक्चर बन जाती है जिसमें टूटीपोटेंट सेल्स बनती हैं, और यही टूटीपोटेंट सेल्स क्या करते हैं, पूरी होल बॉडी बना लेती हैं, ठीक है। सो एसेक्सुअली भी ये हमारे साथ रिप्रोड्यूस हो सकती हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स के लिए आपने सिंपल एक वर्ड याद रखना है, लेस, ठीक है। लेस आपने याद रखना है, लेस के जरिए से आपको इनके 4 जो एग्जांपल्स हैं वो याद रहेंगे। ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, यू प्लेक्टा या यू प्लेक्टेला एंड स्पॉन्जीला एंड अनदर वन इज साइपो या हम कहते हैं कि साइकोन, ठीक है। तो ये आपने लेस के जरिए से याद रखनी है, ये बिल्कुल स्पेशल टर्म है लेस, इसके जरिए से आप ये 4 एग्जांपल्स याद कर सकते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं थोड़ा सा, हमारे साथ ऑस्टिया है, ठीक है। ऑस्टिया के जरिए से वाटर और न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इनसाइड आ जाती हैं, इनसाइड स्पोंजियोसील में आ जाती हैं। स्पोंजियोसील में हमारे साथ कॉइनोसाइट सेल्स मौजूद होती हैं। कॉइनोसाइट सेल्स पेगोसाइटोसिस के जरिए से वो फूड मटेरियल इनगल्फ कर लेते हैं, वहाँ पर इसकी जितनी भी डाइजेशन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के जरिए वापस हमारे साथ वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो यानी जो हमारे साथ एक्सोसाइटोसिस है उसके ज़रिए से बाहर आ जाती हैं, बाहर स्पोंजियोसील में। और स्पोंजियोसील में जितनी भी हमारे साथ उसके साथ अटैच जितनी भी फ्लैजेलम है कॉइनोसाइट्स के साथ, वो क्या करती हैं, वो मूवमेंट करती हैं, और उसी मूवमेंट के ज़रिए से वाटर जो है वो ऑस्कुलम के ज़रिए से स्पोंजी से बाहर चली जाती हैं। और इस तरह से हमारे साथ जो वाटर कैनाल सिस्टम है उसके थ्रू ये 4 जितनी भी 4 फंक्शन है ये इस वाटर फ्लो के ज़रिए से, यानी यहाँ पर जो एक वाटर करंट प्रोड्यूस होती है फ्लैजेलम के ज़रिए से, जो वाटर को पुश कर रही होती है, मूव कर रही होती हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं। काइंडली अगर इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी आप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।